आदाब, नमस्कार। गुफ्तगू के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। आज कमाल की बातचीत होने वाली है, इस बात की गारंटी लेता हूँ शुरुआत में ही। इसकी वजह यह है कि आज मैं सिर्फ एक इंटरव्यू आपके सामने नहीं रखूँगा, एक पूरी किताब आपके सामने रखूँगा। जीवन का दर्शन भी समझिए, आप ये भी समझिए कि किस तरीके से संघर्ष के बाद आप अपने सपने को पा सकते हैं। और अगर आपको लगता हो कि आपकी लाइफ में बहुत सारी परेशानियाँ हैं, बहुत सारी दिक्कतें हैं, तो आप आज के मेहमान की कहानी को देखिएगा और समझिएगा कि कोई भी दिक्कत आपके सपनों से बड़ी नहीं हो सकती। मैं बात कर रहा हूं जाने माने एक्टर, बेमिसाल एक्टर गोविंद नामदेव की। गोविंद नामदेव मुल्क के जाने माने अदाकार, जिन्होंने अपने करियर में न केवल फिल्में बल्कि कई टीवी शोज और थिएटर में भी काम किया है। ये अपनी जानदार अदाकारी और शानदार आवाज के लिए जाने जाते हैं। इनकी अदाकारी का खास अंदाज लोगों पर एक गहरा असर छोड़ता है। साथ ही ये हर किरदार में जान डालने की सलाहियत रखते हैं। मध्य प्रदेश के एक छोटे से शहर सागर में पैदा हुए गोविंद नामदेव ने दिल्ली के नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से एक्टिंग की तालीम हासिल की और तकरीबन 11 साल तक NSD रेपरेटरी कंपनी में भी काम किया। कुछ वक्त दिल्ली में बिताने के बाद गोविंद नामदेव फिल्मों में अपनी किस्मत आजमाने के लिए मुंबई आ गए, जहां शुरुआती दौर में ये छोटे मोटे रोल में नजर आने लगे। लेकिन जल्द ही गोविंद नामदेव की किस्मत चमकी और बैंडेड क्वीन, प्रेम ग्रंथ, विरासत के साथ ही सत्या जैसी फिल्मों से गोविंद नामदेव बॉलीवुड पर छा गए। साथ ही आने वाली फिल्मों में हर तरह के किरदार निभाकर इन्होंने अपनी काबिलियत को पूरी तरह से साबित कर दिया। इस अजीम फनकार का ये सफर न केवल काबिले तारीफ है बल्कि अपनी आने वाली नस्लों के लिए भी एक मिसाल है। तो ये है गोविंद नामदेव जी की जिंदगी का एक छोटा सा सफर, लेकिन आज वो मेरे साथ खुद मौजूद हैं। सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और बड़ी खुशी हो रही है आज आपसे बात करके। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आपके जीवन में ऐसा बहुत कुछ है जिससे सीखा जा सकता है। तो आज मैं कोशिश करूंगा कि दर्शकों के जहन में बहुत सारे सवाल अपनी ज़िंदगी को लेकर आते हैं, वो आपकी ज़िंदगी के पन्नों को पलटते हुए अपने सवालों के जवाब हासिल करें। जी जी जी। पहला सवाल यही कि पिता हर शख्स का एक आदर्श होता है, और अगर पिता को ही आदर्श मानते तो आप भी पहलवान होते पिताजी की तरह। लेकिन उनसे भी कुछ सीखा कि उनको कंधे पर उठाकर लोग ले जा रहे हैं। उनकी शोहरत को आपने वहाँ लोकल लेवल पर सागर में देखा, छोटी सी जगह पर देखा, और उसके बाद गांधी। दोनों ही बहुत एक अलग दिशा में दिखाई देते हैं कि गांधी का इम्पैक्ट आपके जीवन पर और पिताजी का इम्पैक्ट। आइए इसी से शुरू करते हैं। पिताजी ने जो दिया है, आज जो कुछ भी हूँ मैं उनके उसी संस्कार की वजह से हूँ। उन्होंने जो मेहनत करने का संस्कार दिया, मेहनत करके किसी भी ऊंचाई को हासिल करने का जो उन्होंने नुक्ता दिया, जो गुण दिया, उसी की वजह से मैं इतना लंबा सफ़र, इतना हार्ड लाइफ को मैं फाइट कर पाया। मेहनत करने का संस्कार मुझे पिताजी से मिला। और मेरे पिताजी बहुत ही नामी गिरामी पहलवान थे उस टाइम के, 60s की बात कर रहा हूँ, 60s 70s। वो सागर में एक साल में 3-4 कुश्तियाँ, एक सागर का बड़ा इवेंट हुआ करती थी। उन कुश्तियों में हर बार वो हमारे पिताजी जीता करते थे। और कुश्ती का जो वेन्यू है, वहाँ से हमारे घर की दूरी तकरीबन 3 किलोमीटर की है। वेन्यू से लेके घर तक उनके अखाड़े के अपने पहलवान लोग उनको कंधे पर बिठा के रैली निकलती थी पूरा, और मतलब ढोल ताशे नगाड़े और धाम 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 धाम, और सड़क के दोनों तरफ लोग छतों से देख रहे, बालकनी से देख रहे,
तालियां बजा रहे हैं। क्या उम्र थी आपकी, मतलब किस समय की ये यादें आपके जहन में हैं? कितनी उम्र, कितने छोटे रहे होंगे आप? ये 8 से 10 साल की उम्र की बात कर रहा हूँ। और पिताजी मुझे साथ में ले जाया करते। ये माहौल देखता था और पिताजी को इस तरह से देखता था तो ऐसा लगता था क्या बात है, मतलब इतना फख्र महसूस होता था कि यार ही इज़ माय फादर, पिता हो तो ऐसा हो। और उनकी इस जिस तरह का सम्मान, जिस लेवल का सम्मान उनको मिलता था, तो ऐसा लगता था कि मुझे भी ऐसा ही कुछ करना है, ऐसा कुछ करना है कि लोग मेरी वजह से मेरे परिवार को जाने। नहीं, पहलवान बनने का सोच लिया था या कुछ और? कुछ मतलब कुछ उसमें अभी कुछ ऐसा नहीं था कि मुझे पहलवान ही बनना है, या कुछ डिसीजन नहीं था। बाकी डिसीजन ये था कि मुझे कुछ बड़ा आदमी बनना है, कुछ ऐसा बनना है जिस तरह से पिताजी ने शोहरत कमाई, पिताजी की वजह से हमारे परिवार का नाम हुआ, पिताजी की वजह से हमारे शहर का नाम हुआ। मध्य प्रदेश में जबलपुर, दमोह, वहाँ तक उनकी शोहरत गई। तो वो शोहरत मैं चाहता था कि मेरे जीवन में भी आए। ये माहौल देखता था और पिताजी को इस तरह से देखता था तो ऐसा लगता था क्या बात है, मतलब इतना फख्र महसूस होता था कि यार ही इज़ माय फादर, पिता हो तो ऐसा हो। और उनकी इस जिस तरह का सम्मान, जिस लेवल का सम्मान उनको मिलता था, तो ऐसा लगता था कि मुझे भी ऐसा ही कुछ करना है, ऐसा कुछ करना है कि लोग मेरी वजह से मेरे परिवार को जाने। नहीं, पहलवान बनने का सोच लिया था या कुछ और? कुछ मतलब कुछ उसमें अभी कुछ ऐसा नहीं था कि मुझे पहलवान ही बनना है, या कुछ डिसीजन नहीं था। बाकी डिसीजन ये था कि मुझे कुछ बड़ा आदमी बनना है, कुछ ऐसा बनना है जिस तरह से पिताजी ने शोहरत कमाई, पिताजी की वजह से हमारे परिवार का नाम हुआ, पिताजी की वजह से हमारे शहर का नाम हुआ। और ये मैंने देखा कि वो अपनी पहलवानी को बरकरार रखने के लिए, उस लेवल को बरकरार रखने के लिए जिस लेवल की मेहनत करते थे, वो आंखें खोल देने वाले थी। मतलब 5000 दंड बिठक, 5000 एक बार में, 2500 दंड, 2500 बिठक। ये आप फिटनेस करते थे? ये मैं, हम वो जो पसीना बह जाता था उसको पोछा लगाते थे। ये अखाड़े की बात है। आप कितने लगा लेते थे? हम तो कहाँ तक पहुंच पाए थे प्रैक्टिस करते करते? तकरीबन 300 तक पहुंच गया था। 300 तक लगा लेते थे? 300 तक लगा लेता था। बहुत बढ़िया। तो वो मैंने देखा था और ये मैंने ये बात पक्की हो गई थी कि अगर आपको कोई भी ऊंचाई हासिल करनी है, आपको कुछ भी ऐसा हासिल करना है जो और लोगों से अलग हो, बड़ा हो, बेहतर हो, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत करने में आप बहानेबाजी नहीं कर सकते। और वो मैंने अपने फादर को देखा था। तो मेहनत करने का संस्कार और मेहनत करके कोई भी ऊंचाई हासिल करने का संस्कार मुझे अपने फादर से मिला। ये गांधी जी कैसे आ गए फिर जीवन? तो समझ लो पहला पार्ट मुझे अपने फादर से मिला जी। उसी दौरान जब मैं 5वीं क्लास में था, मेरे ख्याल से 9-10 साल का, 10 साल का था। तो 5वीं क्लास में हमारे कोर्स में गांधी जी के संस्मरण नाम से अध्याय, उनके एक लेसन था हमारा, जिसमें उनके संस्मरण पढ़ाए जाते थे। बहुत ही इंस्पायरिंग हुआ करते थे सभी संस्मरण। उनमें एक संस्मरण मेरे दिमाग में फंस गया था, जो नाम गांधी जी ने कमाया था, पूरे विश्व स्तर पर जो नाम उन्होंने अर्जित किया था, उसको देख के ऐसा लगता था कि इतना बड़ा नाम, क्या बात है, पता नहीं किस तरह की व्यवस्थाओं में से वो गुजरे होंगे। जब उनके संस्मरण पढ़े, उन संस्मरणों को पढ़ते एक संस्मरण जो उनका मुझे मेरे दिमाग में फंस गया, वो ये था कि वो लंदन से बैरिस्टरी करना चाहते थे, क्योंकि बहुत लोगों ने बैरिस्टरी की थी जो पैसे वाले थे, जो पैसा खर्चा कर सकते थे उस लेवल की एजुकेशन के लिए। इनके फादर, इनकी फैमिली की व्यवस्था इतने आर्थिक रूप से मजबूत नहीं थे कि विदेश भेजे जाएं और वहाँ उनकी पढ़ाई करें। तो और उसके बाद फिर मुझे आदत पड़ गई बड़े बड़े जो हमारी विभूतियाँ रही हैं हमारे देश की, ऑटोबायोग्राफीज पढ़ने का मुझे शौक हो गया। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जीवनी,
रविन्द्रनाथ टैगोर की जीवनी, मदन मोहन मालवीय की जीवनी, इन लोगों की जीवनियाँ जो पढ़ी तो मैं उन्हीं की दुनिया में रहने लगा। और मुझे लगा कि नहीं, मुझे थोड़ी सी पढ़ाई कर ली, इसके बाद नौकरी कर ली, इसके बाद शादी कर ली, बच्चे हो गए, बच्चे पालते हुए ख़त्म हो गए, ये कोई लाइफ नहीं है। ये बचपन में ये विचार कैसे मेरे दिमाग में था मुझे पता नहीं, हो सकता है पिछले जन्म का कुछ रहा होगा, लेकिन ये अवेयरनेस मुझे बचपन से थी कि मुझे ऐसी नॉर्मल ज़िंदगी नहीं जीनी, उसको मैं कीड़े मकोड़ों की तरह की ज़िंदगी मानता हूँ। हाँ, जानवरों और हमें कुछ कोई फर्क होना फर्क नहीं चाहिए। है। आपने क्या किया, अपनी ज़िंदगी का मीनिंग क्या, आपकी लाइफ का मीनिंग क्या, जीवन का कुछ तो मूल्य भी है और कुछ उद्देश्य भी है। इस तरह के थॉट मुझे बहुत कुछ आगे लेके जी। उसके बाद में बड़ी दिलचस्प कहानी ये है कि आप दिल्ली आ गए बहुत थोड़े से पैसे लेकर, एक एड्रेस आपके पास था चिट्ठी पर लिखा हुआ, उस एड्रेस के साथ। वो कहानी कई लोगों को कई इंटरव्यूज में सुनने को मिलेगी, लेकिन मैं चाहता हूँ उसमें कुछ चीज़ें जो अभी बाद में फिर प्रति प्रश्न आते हैं इन उत्तरों के बाद में, कि वो पीटी वाले सर जिन्होंने मदद की, वो सज्जन जिन्होंने आपको भगा दिया घर से, वो स्टेशनरी वाले जिन्होंने आपको काम दिया, ये सारे लोगों से फिर कभी कांटेक्ट हुआ बाद में कि जब गोविंद नामदेव बन गए, जिनको फिर लोग सर आंखों पर बैठा रहे हैं, तो उसके बाद में कभी कनेक्ट हुए आप उन लोगों से? इतना कुछ मालूम है आपको मेरे सर, बारे में। इंटरव्यू करना वैसे भी आप आदर्श हैं हमारे। अरे वाह। जिन लोगों के दिल के करीब मैं रहा, जो मेरे दिल के करीब रहे, वो आज तक मेरे साथ में हैं। मेल मुलाकातें होती हैं। उनमें सब जो आपने कहा पीटी टीचर हमारे, वो आज तक हम उनके टच में हैं। वो मुझे बिल्कुल अपना बच्चे की तरह मानते हैं, हम उनको अपने पिता की तरह मानते हैं। दिल्ली में ही है। एक मेरा दोस्त है रामस्वरूप, उनके फादर माली थे, वो आज तक मेरे साथ है। मेरा एकमात्र वही दोस्त है उस टाइम का जो मेरे साथ अब तक चला है। बाकी और दूसरे क्लास फेलोज काफ़ी हैं, उनसे जब जब भी आता हूँ और हम लोग मिलते हैं, एक पार्टी करते हैं, मज़े करते हैं, उस टाइम को याद करते हैं, वो मेरा है। एक मेरे दिमाग में बड़ा दिलचस्प आ रहा है, एक वो तस्वीर जिसके शायद अभी रिकॉर्ड या तस्वीरें उस समय उतना पॉपुलर नहीं था, कि फादर को गलियों से ले जाया जा रहा है और कंधे पे बैठा के ढोल ताशे बज रहे हैं। एक गोविंद नामदेव जब फिर मुंबई से सागर रिटर्न हुए तो किस तरह का माहौल था, वो भी थोड़ा सा बताएं, क्या वो फील मिल पाया आपको? बिल्कुल मिला। हाँ। बिल्कुल मिला। अपने फ्रेंड सर्कल के लोगों के साथ, अपने सागर के लोगों के साथ अपनी फिल्में देखना, ये कितना, मतलब मैं बता नहीं सकता हूँ, इतनी आत्मिक संतुष्टि महसूस हुई जब पब्लिक खड़े होकर तालियां बजा रहे हैं और मेरे नाम को सीधे कनेक्ट कर रहे हैं हर तरह से सागर के। सब पूरे खड़े हुए हैं। मैं बालकनी में खड़ा हूँ, सबका अभिवादन कर रहा हूँ और सब लोग खड़े हैं, तालियां बजा रहे हैं। और मूवी शोला और शबनम ही थी या? शोला और शबनम। जी। बाद में फिर और दूसरी फिल्में भी देखी इसी तरह से। तो जो सम्मान लोगों ने मुझे दिया है, जो मेरे काम को रिकग्निशन दिया है, जो एक्नॉलेजमेंट दिया है, उसकी वजह से जो एक आत्मिक संतुष्टि मुझे मिली है, उसको मैं अपने फादर के उसके साथ मैं कनेक्ट कर सकता हूँ। जो आपका प्रश्न था उसके जवाब में। आपने कुछ लोगों को ब्लैक लिस्ट भी कर रखा है, और ये इसलिए जोड़ा क्योंकि ये लाइफ के शुरुआती दौर की कुछ लोगों को ब्लैक लिस्ट किया आपने? आज भी ब्लैक लिस्टेड है या आपको लगता है कि नहीं अब भूल जाना चाहिए, बहुत समय हो गया? वो अगर वहाँ से कुछ इनिशिएटिव आए, कोई पहल आए तो नहीं, अदरवाइज ब्लैक लिस्ट कर मैं बता देता हूँ दर्शकों को, क्योंकि आपने हाल में रिवील किया। अब मैं चाहता नहीं नाम, हाँ नहीं, नाम नहीं लूंगा, लेकिन वो समझ ही जाएंगे क्योंकि फिल्मों की दुनिया ऐसी होती है। सौदागर फिल्म में आपका एक बड़ा अच्छा किरदार था और आपकी उम्मीदें थी, क्योंकि राजकुमार साहब, दिलीप कुमार साहब बड़े स्टार्स थे, और आपने सबको बता दिया कि भैया मैं इस फिल्म में आ रहा हूँ। पहली फिल्म शायद आपकी वो होती अगर रिलीज होती, पूरी दुनिया को बता दिया हमने कि हम ये उसके बाद में आप नियर डिप्रेशन में चले गए। तो थोड़ा सा बताएं दर्शकों को कि कैसे आप उससे बाहर निकले, क्योंकि उस समय
क्या आपको वो किताबें याद आई, गांधी जी का संघर्ष याद आया, दिल्ली का संघर्ष याद आया, या आपकी अपेक्षाएं बहुत बढ़ चुकी थी? अपेक्षाएं बहुत बढ़ गई थी, उम्मीदें बहुत बढ़ गई थी, और लोगों की उम्मीदें बहुत बढ़ गई थी। इस बात का ज़्यादा मुझे वो था जब मैंने बहुत ख़ास लोग, दिल्ली में काफ़ी हमने थिएटर किया, एक अच्छे स्तर का थिएटर किया, और दिल्ली के थिएटर के फील्ड में हर व्यक्ति मुझे जानता रहा। रेपर्टरी कंपनी में ए ग्रेड का आर्टिस्ट था मैं, और 11 साल मैंने इसमें काम किया, और मैं मेन एक्टर था रेपर्टरी कंपनी। एक बहुत ही सम्मानित स्थिति थी मेरी। हाँ, आपकी तस्वीरें पुरानी आज भी देखने को मिलती है वहाँ कई प्लेस की। तो जब बॉम्बे पहुँचे और इस तरह का काम मुझे मिला, ये मुझे अनुपम खेर के हेल्प से मिला, के माध्यम से मिला, क्योंकि वो आपके बैचमेट थे? बैचमेट थे मेरे। तो जब शूटिंग वगैरह हो रही थी तो ये कितनी बड़ी बात है कि अब दिलीप साहब जो दिग्गज रहे, हमारे बड़े सबसे टॉप मोस्ट स्टार रहे, सुपरस्टार रहे, राजकुमार साहब सुपरस्टार रहे, तो इनके साथ काम करने का मतलब है कि एक बहुत बेहतरीन जगह मुझे मिली, एक बेहतरीन काम मुझे मिला, और मेरा इन लोगों के साथ काम करने का जो अवसर मिला, वो मैंने जितने लोग थे मेरे ख़ास जो मुझसे कनेक्टेड थे, उन सबको बहुत ही खुशी के इजहार के साथ मैंने उनको बताया कि मैं ये फिल्म कर रहा हूँ, आज मैंने ये सीन किया और ये सीन किया वगैरह वगैरह। तो मुझे मालूम था कि लोगों की उम्मीदें बढ़ी, उन्होंने बहुत तारीफ़ की, उन्होंने कहा अब तो बस आपका काम हो गया, ये वो। और बाद में फिर वो बड़ा है तकलीफ दे होता है। हाँ, तकलीफ दे होता है। पूरी फिल्म जब बन गई, फिल्म काफ़ी लंबी हो गई, 4.5 घंटे की फिल्म बन गई, वो काटते 3.25 घंटे की हो गई। उसके बाद फिर थोड़ा सा काटा, फिर और काटनी थी, 3.25 घंटे कम से कम वो लेके आना चाहते थे, तो आधा घंटा और काटना था। तो बहुत करते फिर समझ नहीं आया कि क्या किया जाए, मतलब जो मुझे बताया गया कि ऐसे हो गया। बाद में उनकी अपने सर्कल की कमेटी है, इस तरह के उनके अपने प्रोडक्शन साइड की जो कमेटी के मेंबर्स हैं, उन्होंने फिल्म देखी और किसी ने ऐसे ही फेंक दिया कि अगर ये कैरेक्टर निकाल ही दिया जाए तो कहानी तो राजकुमार साहब की है, दिलीप साहब की है, इस कैरेक्टर की कहानी को क्यों जोड़ने की ज़रूरत है। वो कुछ ऐसा, वो पता नहीं कौन से नक्षत्र में बोला गया था वो सेंटेंस, वो धीरे करके वो उसी निर्णय पर आ गया कि हाँ, इसको ऐसे ही अमल कर दिया जाए, तभी ये 15 मिनट कम हो सकते हैं। और इस तरह से वो 3 दशक हो गए हैं, 3 दशक से ज़्यादा हो गए हैं इस बात को, लेकिन वो कसक आज भी मैं देख पा रहा हूँ कि उस चीज़ को आप भूले नहीं है ना। उस समय पर ट्रॉमा बड़ा ज़बरदस्त रहा। मैं कहूँ, मैं हार्ट फेल होने से बचा। ऐसी स्थिति में मेरी पत्नी ने बहुत मुझे सहारा दिया। मतलब ख़त्म ही हो गया था मैं, ऐसा हो गया था, क्योंकि पता नहीं आर्टिस्ट सेंसिटिव होता है, जब कई चीज़ें नहीं वो बर्दाश्त कर पाता है तो सीधा उसके हृदय को ही लगता है, और किसी को ज़्यादा महसूस होता है, किसी को कम महसूस होता है। हालांकि आप बहुत तैयारी करके आए थे, 11 साल रेपेट्री में काम करना हो, और आपने तो खैर इंटरनेशनल थिएटर भी खूब किया, आपने दुनिया भर घूमे आप उससे पहले, तो बड़ा कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ गया होगा। लेकिन बहुत शायद कम लोग जानते होंगे कि गोविंद नामदेव एनएसडी जहां जाने के लिए मरते थे, बाद में लोग उस एनएसडी को जानते भी नहीं थे, 250 रुपए के चक्कर में हॉस्टल में रहने के चक्कर में चले गए थे। जी। वो बताइए जरा दर्शकों को कि क्या माजरा रहा कि आपको जाना पड़ा एनएसडी गए नहीं, मतलब मजबूरी में गए। जब गांधी जी के उस संस्मरण से इंस्पिरेशन लेके, और जब ये निष्कर्ष निकला कि कुछ बड़ा करने के लिए, कुछ बड़ा बनने के लिए, कुछ खास
ज़िंदगी में करने के लिए शिक्षा बहुत ज़रूरी है। जितनी भी जीवनियाँ मैंने पढ़ी, सब लोगों ने, किसी ने एमए किया है, किसी ने एमफिल किया है, किसी ने पीएचडी किया है, बहुत सारे ऐसे इस तरह की डॉक्टरेट किया है, तो पढ़ाइयाँ की हैं। तो निष्कर्ष ये निकला कि पढ़ाई मुझे भी करनी, और ग्रेजुएशन तो मुझे करनी ही है चाहे कुछ भी हो जाए, और वो भी बाहर से करनी है। और जब ये मौका मिला, दिल्ली जाने का मौका मिला, तो वो ये निर्णय करके गया कि मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी से डिग्री हासिल करनी है, स्नातक की डिग्री हासिल करनी है। इस निर्णय के साथ मैं निकला। एक डिटर्मिनेशन, तो थोड़ा जिद रही मेरी जी। उसको जिद कह लो या पैशन कह दृढ़ लीजिए। निश्चय कर लो, जी। कह लो, या पैशन कह लो, वो लेके निकला था मैं। और ये बहुत लंबी कहानी है। हाँ, मैं जानता हूँ कि अभी मैं चाहूँ तो आपकी एक छोटी सी कहानी पे 1 घंटे का एपिसोड निकाल दूँ, इसीलिए मैं जरा फास्ट में जा रहा हूँ क्योंकि आपसे बहुत कुछ जाना जा सकता है। किस सब्जेक्ट में आपने स्नातक किया, फिर ग्रेजुएट किया? क्योंकि आपका एक BA डिप्लोमा या बीए BA किया आपने। तो हुआ ये कि 11वीं क्लास तक सब कुछ सही चला। जो आप बता रहे थे कि कैसे मजबूरी में आपको एनएसडी जाना पड़ा 250 रुपये की स्कॉलरशिप के लिए। 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं हायर सेकेंडरी, उस समय हायर सेकेंडरी हुआ करती थी। उसके इस समय तक किसी के यहाँ रह रहे थे, वही स्टेशनरी पर काम कर रहे थे या क्या कर रहे थे उस समय? मैं वो अपने पीटीआई टीचर जो जिनका अच्छा, नाम उनके लिया, साथ। अरुण शर्मा जी नाम है उनका, तो उनके घर में रहा करता था। तो जब तक स्कूलिंग थी तब तक मैं उनके लिए काम करता रहा, उनके अंकल के प्रेस में काम करता रहा। जैसे 11वीं ख़त्म हुई और कॉलेज का प्रश्न आया, मुझे तो ग्रेजुएशन करना, वो मेरा लक्ष्य था कि मुझे ये करना ही है और उसके बिना होगा नहीं कुछ, तो उसके लिए मुझे कॉलेज जाना ही पड़ेगा। जब कॉलेज की बात आई तो कॉलेज का टाइम होता है कि 9 बजे से निकलना है, 10 बजे वहाँ पहुँचना है और 5 बजे तक आपको, तो पूरा दिन कॉलेज में जाएगा। तो मैं काम कब करूँगा इनके लिए, भाई साहब के लिए काम कब करूँगा, उनके प्रेस में काम कब करूँगा। सब मैंने टाइम मैनेजमेंट उस समय चैलेंज हो तो वो एक डिस्टर्बेंस सा हो गया। गया। तो मेरी कॉलेज जाने की हर स्थिति को मतलब किसी न किसी तरह से खारिज हो रही थी वो कि ये हो नहीं रहे जा- थे, नहीं जा हो पाएगा, पाऊंगा नहीं किसी हो हालत में। पाएगा, नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो मेरे मन में विचार आया कि क्यों ना अलग से कोई नौकरी की जाए, कोई पार्ट टाइम नौकरी की जाए, वहाँ से नौकरी करके जो आमदनी हो वो उससे अपना घर चलाया जाए और ग्रेजुएशन की जाए कॉलेज। जी जी। बहुत लोग करते हैं। तो डेली उस तरह के अपॉइंटमेंट्स ढूंढ रहा था मैं, नवा टाइम, टाइम्स ऑफ इंडिया, हर तरह के पेपर्स, हिंदुस्तान, सब तरह के ढूंढ रहा था, कहीं नहीं कि तो मिल जाए, वहाँ मिल आपको जाए, ये मिल जाए। एनएसडी का ऐड वगैरह मिला? तो एक ऐड मैंने देखा साहित्य कला परिषद का कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में 3 साल की ट्रेनिंग के लिए 250 रुपये की स्कॉलरशिप दी जाती है दिल्ली के 2 सदस्यों के लिए, दिल्ली राज्य के 2 सदस्यों के टफ लिए। कंपटीशन था। तो मैंने देखा यार, अगर 250 रुपये की स्कॉलरशिप किसी तरह से मिल जाए तो मेरा तो काम हो जाएगा, मैं ये भी कर लूँगा। उसके पहले दिल्ली ये एनएसडी के इम्पोर्टेंस के बारे में मैं इतना नहीं जानता कि ये इंटरनेशनली रिनाउंड, लेकिन नाटक वगैरह कर रहे थे आप, थिएटर या वो एक्टिंग? मैं वो स्कूल में कर रहा था। हाँ, स्कूल में- प्रोफेशनल टाइप का नहीं कर रहे थे? नहीं, नहीं। एक्टिंग में रुचि थी आपकी? नहीं, रुचि भी नहीं थी, वो सिर्फ चूंकि स्कूल में थे और एक नाम करने के लिए, जैसे हर हाँ, बच्चा सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हाँ, हिस्सा लेते हैं। तो सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेता था। ये अलग बात है कि चूंकि वो एक फितरत थी, हर जो भी आप काम करो पूरा परफेक्शन के साथ करो, ऐसे करो कि कंचे वाली और प्रैक्टिस यहाँ हाँ, आ रही हो गया। मतलब आप आगे ही रहें। अगर गाना गा रहे हैं तो फिर आपके गाने को प्रेफरेंस मिलनी चाहिए, या कविता वाचन कर रहे हैं या भाषण कर रहे हैं तो वो भी इतनी परफेक्शन के साथ आप करें, लोग तारीफ करें। तो कल्चरल एक्टिविटीज़ में खूब हिस्सा लेने लगा था। उसी दौरान कुछ लिखने का भी एक शौक आ गया था। तो चूंकि मैं अपने माँ से बहुत जुड़ा हुआ हूँ,
जुड़ा रहा, आज भी जुड़ा हुआ हूँ। है नहीं, लेकिन जैसे ही उनकी बात करता हूँ तो कुछ अलग हो जाता है। भावनात्मक जुड़ाव है। हाँ, तो कब तक रही माता जी? कुछ मैं बता रहा हूँ वो किस्सा कि मैंने एक सीन लिखा स्कूल में दिखाने के लिए। लोगों ने कहा कि नाटक करते हैं, तुम कुछ करके दिखाओ। तो मैंने रात को एक सीन लिखा जिसमें, चूँकि मैं माँ वहाँ थी, मैं दिल्ली में था और अकेलापन और महसूस उस करता समय फोन वोन भी नहीं होते थे, कुछ जो नहीं होता संवाद था। जाए। पोस्ट कार्ड से हम अपनी समाचार लिखते थे। तो बहुत मिस करता था मैं माँ को। तो वो सब मैंने एक संवाद लिखा कि मैं किस तरह से रह रहा हूँ, किस तरह से मैं उनको याद कर रहा हूँ। तो वो सब मैंने उसमें लिखा और उसको फिर परफॉर्म किया, जी। मतलब रिहर्सल वगैरह करके। और जब मैंने परफॉर्म किया तो चूँकि कनेक्टेड था इमोशंस उनके साथ, तो धीरे धीरे करके जैसे ही वो क्लाइमैक्स की तरफ गया, वो मैं लिटरली रोने लगा और रोते पे इतना ज़्यादा हो गया कि मैं फपक के रोने लगा। तो जो हमारे स्टूडेंट्स थे, टीचर्स थे, वो सब बिल्कुल हैरत से देखने लगे, अरे कैसे एक्टिंग कर रहा है ये तो सचमुच रो रहा है, आंसू दिख रहे। मतलब वो एकदम से सब कुछ रियल हो गया। और उसकी वजह से लोगों ने तारीफ़ करनी शुरू कर दी थी, तुम तो बहुत अच्छी एक्टिंग करते हो। और टीचर्स ने भी तारीफ़ करनी शुरू कर दी। फिर वो आइटम मेरा लगभग हर ओकेजन पर डिमांड होने लगा, तो मैं हर ओकेजन पर वो करने लगा। धीरे धीरे ये इस्टेब्लिश होने लगा कि मैं बहुत अच्छी एक्टिंग भी कर सकता हूँ। और जब एक बार हमारे जो प्रिंसिपल थे, बहुत ही कड़क प्रिंसिपल रहे, शुक्ला जी, राउज़ेवनी स्कूल की बात कर रहा हूँ। जी जी। तो एक बार उन्होंने बुला के मुझे कहा कि यार तुम तो बहुत अच्छी एक्टिंग करते हो, अगर तुम एक्टिंग करियर को अगर ट्राई करो तो तुम्हारा करियर तुम बहुत ऊपर जा सकते हो, अगर तुम कहीं ट्रेनिंग कर लो, सीख लो। उन्होंने ये कह के छोड़ दिया। और तभी से मेरे दिमाग में ये बात आने लगी कि हाँ, क्यों ना ऐसा किया जा सकता है। मैं तो भाषण, कविताएं, कविता वाचन और एक्टिंग और गाना, इन सब चीज़ों में बहुत एक्टिव रहा। तो ऐसे दिमाग में आया और चला गया। हमने किया कि वो ऐड देखकर जब ऐड देख के अचानक मुझे फिर से वो हो गया। मुझे लगा कि ट्राई तो किया जा सकता है, कर सकता हूँ और ये मौका भी मिल रहा है काम। तो हमने NSD का फॉर्म भरा, साहित्य कला परिषद का वो इंटरव्यू कॉल आया और इंटरव्यू में गए। और वहाँ जाके देखा तो 70-80 लड़के लड़कियाँ एक से एक बढ़िया सूट बूट और बढ़िया बढ़िया कपड़े पहने हुए, स्मार्ट। उनको देख के थोड़ा सा सहम गया मैं लेकिन ईश्वर ने बहुत साथ दिया। मैं तो 75-76 की बात होगी या और 75 की बात है, 75 की बात है। और तो 2 कैंडिडेट में एक मेरा सिलेक्शन हो गया। और ये वही बैच थी जिसमें अनुपम खेर और तमाम अनुपम खेर, सतीश कौशिक, करण राजदान, अनंग देसाई, कविता चौधरी, अनीता कंवर, ये सभी बड़ी सक्सेसफुल बैच आपकी, बहुत सक्सेसफुल बैच। अब मुझे बताइए, चलिए अब थोड़ा सा दिल्ली से मुंबई की तरफ को आते हैं। बहुत से दर्शक जो हैं वो फिल्म, क्योंकि आप एक ऐसे एक्टर हैं जिसने आमिर खान, शाहरुख खान, सलमान खान, अक्षय कुमार, अजय देव, कोई एक्टर नहीं, अमिताभ बच्चन साहब, ऐसे कोई कलाकार नहीं जिनके साथ में आपने महत्वपूर्ण रोल ना किए हों। ओवरऑल इंडस्ट्री को आपने जब आकर देखा तो सौदागर का झटका, और क्या शोला और शबनम आपकी पैरेलल चल रही थी, आपको काम मिल चुका था, या सौदागर के झटके से उबरने के बाद आपको ये काम मिला? उबरने के बाद ही काम मिला। उसके पहले मैंने ये केतन मेहता की फिल्म सरदार पटेल की थी मैंने, वो पूरा काम हो गया था लगभग। तो सौदागर के झटके से, उसके पहले शोला और शबनम आ गई थी। हाँ नहीं, शोला शबनम उसके बाद आई जी। उसके बाद शोला और शबनम करते हुए धीरे धीरे जब काम में लग जाता है आदमी तो थोड़ा सा एक माइंड डाइवर्ट हो जाता है, फैमिली का सपोर्ट। मैं 2 बेटियों को साथ में ले गया था बॉम्बे।
अच्छा, परिवार साथ में परिवार लेकर साथ चल रहे थे उस समय से ही, जबकि लोग यहाँ पर स्ट्रगल करते हैं और सोचते हैं शादी बाद में बच्चे, आपने दोनों चीजों को अलग अलग रखा, बैलेंस रखा, बैलेंस मतलब रखा। कह सकते हैं आपकी बैलेंस करने की कोशिश शुरू से मेरी रही। परिवार को हमेशा साथ में रहा। मैं थॉट ये था, विचार ये था कि मैं अपने शौक पूरे करने के लिए या अपनी इच्छा पूरी करने के लिए परिवार को क्यों मैं रिस्क में रखूं? उनका क्या दोष है? वो यहाँ रहें, मैं वहाँ रहूं और हर तरह की परेशानियाँ ये झेलें, मैं वहाँ स्ट्रगल कर रहा हूँ, आमदनी है नहीं। तो क्यों ना ऐसी कोशिश की जाए कि एक काम मिल जाए और बस मैं उनको लेके आऊँ और साथ में रहूँ। तो उसके बाद आपको शोला और शबनम तो सक्सेसफुल भी रही, आपका कैरेक्टर भी पसंद किया गया, उसके बाद कितना आसान था? फिर आपने बहुत बड़ी बड़ी फिल्में की हैं, आप सत्या में रहे, वांटेड में रहे, ऐसी लंबी फहरिस्त है, 100 से ज़्यादा फिल्में आपकी और सब ए क्लास की बड़े डायरेक्टर्स की फिल्में। लेकिन मुझे तो बताइए फिर काम कैसे मिलता चला गया आपको उसकी, या कितना चैलेंजिंग रहा उसके बाद से? शोला और शबनम के बाद स्ट्रगल मेरा बढ़ा। और कितना समय वो चला तो ये? तकरीबन 2 साल। अच्छा। और उसकी वजह थी, उसकी वजह ये थी कि एक बार मैं शोला और शबनम की शूटिंग कर रहा था कमालिस्तान में। एक वहाँ पर थाने का सेट ऑलरेडी बना हुआ है, तो अपने शॉट का इंतज़ार कर रहे थे। हम लोग बाहर बैठे थे, मैं और महावीर शाह जो मेरे को एक्टर थे, मेरे साथ उन्होंने भी इंस्पेक्टर का किरदार किया था, अगर आपने फिल्म देखी हो तो। वो भी थिएटर वगैरह करते रहे हैं, गुजराती थिएटर करते थे। तो ऐसे बैठे हुए थे तो बातें हो रही थी, तो उन्होंने कहा गोविंद जी पता है आपको ये मेरी 28वीं फिल्म है इंस्पेक्टर के रोल के साथ। तो मैंने कहा मतलब? बोले मैं किसी के पास भी जाता हूँ, कोई भी फ़ोन आता है मेरे पास काम के लिए तो सिर्फ इंस्पेक्टर के रोल के लिए आता है, मुझे कोई दूसरा कैरेक्टर देते ही नहीं। तो ये सुन के मैं थोड़ा सा ऐसा चौंक सा गया, मैंने कहा ये क्या बोल रहा है? टाइप ढूंढ रहे हैं। हाँ। फिर उसने बताया कि वो जगदीश राज जी भी हैं, पूरी ज़िंदगी भर वो सिर्फ इंस्पेक्टर के रोल ही करते रहे, उनको किसी ने और दूसरा किरदार दिया ही नहीं करने के लिए। तो मैं चौंक गया, मैं शॉक हो गया, मुझे लगा कि यार ये तो गड़बड़ है। अगर मैं इस काम के लिए थोड़ी आया हूँ बॉम्बे, इतना अपना एक करियर वो सब छोड़ छाड़ के आया हूँ, तो ये काम करने के लिए थोड़ी आया हूँ। तो मैंने उसी दिन डिसाइड किया कि इस फिल्म के बाद अगर मुझे कोई किरदार मिलेगा इंस्पेक्टर का तो मैं नहीं करूँगा, चाहे किसी का भी हो, चाहे कहीं से भी कॉल आए। ये मैंने डिसीजन लिया और उसके बाद ये फिल्म हिट हो गई। हिट हो गई तो इंडस्ट्री में तो ये भेड़ चाल है, ख़ासतौर से उस समय तो रही ही कि सचमुच इंस्पेक्टर के ही रोल आने लगे। इंस्पेक्टर के रोल ही आ रहे हैं। अरे मैंने कहा ये क्या हो रहा है? मैं कहा नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना। मैंने ना करनी शुरू कर दी। जीपीसीपी जैसे प्रोड्यूसर के यहाँ कौन कौन सी फिल्में छोड़ी जो बाद में लगा हो कि यार इसको तो कर ही लेना चाहिए था? कई फिल्में जो बाद में हिट हुई। जीपीसीपी इतने बड़े हाँ। प्रोड्यूसर हैं, उनको मैंने कहा कि सॉरी नहीं कर पाऊंगा, मुझे ये इंस्पेक्टर के रोल नहीं करना, अगर आपके पास कोई भी और दूसरा किरदार हो तो मुझे प्लीज़ मुझे दीजिए। ऐसे पोलाइटली सबको कह के, या राजन कोठारी इतने बड़े कैमरामैन रहे हैं, उन्होंने उनकी फिल्म, और इस तरह से और कई लोगों की फिल्में मैंने ना कर दी। और बाद में हुआ ये कि लोगों में ये भ्रांति फैल गई कि ये तो बड़ा घमंडी है। अहंकारी है, घमंडी है, अभी नया आया है, अभी एक ही फिल्म उसकी चली है और ये तो ना कर रहा है, बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स को ना कर रहा है। तो लोगों ने मुझे रिजेक्ट करना शुरू कर दिया। कहीं भी जाऊं वो तो आप तो वो इंस्पेक्टर का रोल नहीं करना ना आपको, हमारे पास तो अभी इंस्पेक्टर का ही रोल है। इस तरह से उन्होंने रिजेक्ट करना शुरू किया। 2 साल फैमिली के साथ, बच्चों के साथ जो स्ट्रगल हुआ है। तो रोजी रोटी फिर कैसे चल रहा था? या वर्कशॉप्स savings करके आज वर्कशॉप कर रहे थे? सेविंग्स तो कहाँ थी, थिएटर में कहाँ सेविंग्स हाँ, ये होती भी है। बात सही। तो वर्कशॉप करके सागर में वर्कशॉप कर रहे हैं, मथुरा में वर्कशॉप कर रहे हैं, दिल्ली में वर्कशॉप कर रहे हैं। थिएटर मतलब आपके थिएटर रोजी रोटी वो का मैंने साधन पकड़ बना के हुआ। रखा। जी। लेकिन थिएटर में क्या मिलता है? हाँ, ये भी ठीक। 2 साल हो गए। फाइनली एक डायरेक्टर रहे भरत रंगाचारी,
आपने नाम सुना जी, होगा। जी। तो उनका एक बार फ़ोन आया, मैं उनसे मिलता रहता था। वो FTII से उन्होंने कोर्स किया था। तो उनका फ़ोन आया कि मैं एक सीरियल कर रहा हूँ, परिवर्तन नाम का, और उसमें एक किरदार है, मैं चाहता हूँ कि आप करोगे सीरियल। तो हुआ ये था कि हम ये तय करके आए थे कि हमें टीवी नहीं करना है, फिल्में ही करनी है, और ये बात मैंने एक बार उनको कह भी दी थी, बता भी दी थी। तो मैं पशुपेश में पड़ गया कि ऐसे मौके पर ये काम आया है या आ रहा है, क्या करूं। पशुपेश में पड़ गया। तो जब इस तरह की स्थिति होती है तो मैं अपनी पत्नी से हमेशा मशवरा कंसल्ट करता हूँ, और सुधा ने बहुत मेरा साथ दिया। तो मैंने उनको बोला कि ठीक है, मैं शाम को बता देता हूँ, शाम को फ़ोन करता हूँ। मैं तुम्हें डिस्कस किया, तो निष्कर्ष ये निकला कि अगर मुझे ये साबित करना है, मुझे ये दिखाना है कि मैं इंस्पेक्टर के अलावा भी कोई दूसरे किरदार बखूबी अच्छे ढंग से कर सकता हूँ, उसके लिए ये किरदार करना सही होगा। ये काम आएगा, लोग देखेंगे, और उनकी जो लगेगा उनको कि ये डिफरेंट किरदारों में भी कितना सूट करते हैं। थॉट प्रोसेस टूटेगा जहाँ उनको लगता था कि इंस्पेक्टर की ही रोल कर सकता है। तो मैंने उनको बोल दिया शाम को मैं करूँगा। बाद में उन्होंने बताया कि ये तो मेन किरदार है। पहले हम सोचा थे कि कुछ मेरी एज ग्रुप का होगा, उस समय 39 ईयर्स का था मैं, और ये किरदार था 65 साल के ऊपर का, वाइट बाल और एक बड़ा बिजनेसमैन, फैमिली हेड। पटेल साहब का किरदार तो कर चुके थे, और फॉर्चुनेटली आपको दो बार शायद मौका मिला सरदार पटेल प्ले करने का। नहीं, सरदार पटेल फिल्म की थी, उसमें मैंने जो केतन मेहता का सरदार पटेल था जी, जिसमें परेश रावल सरदार पटेल थे, उसमें मैंने उनके पर्सनल सेक्रेटरी का किरदार किया। हाल में जो आपने रोल किया वो अभी मैंने मेघना गुलजार की फिल्म की, सैम बहादुर, जी, उसमें मैंने सरदार पटेल का किरदार किया। तो इस तरह से 2 साल के बाद मुझे एक किरदार मिला, और फिर फिल्म परिवर्तन तो हो गया। चलिए, नहीं, परिवर्तन के दौरान ही मुझे बैंडेड क्वीन का कॉल आया। आप शेखर कपूर के उनका इरादा था कि सभी थिएटर के लोगों को लिया जाए, और वो दिल्ली से उन्होंने कास्टिंग की। सीमा विश्वास, निर्मल पांडे, सब NSD के आपके लोग। तो उनको किसी ने मेरा नाम बताया, मेरे बारे में उनको जब मालूम पड़ा तो उन्होंने कहा कि मुझे तुमसे मिलना है। तो मुझे कॉल आया तिकमांशु धूलिया का, वो असिस्टेंट थे उस टाइम में, कि इस तरह से शेखर जी आपसे मिलना चाहते हैं, आप आ सकते हो क्या? अभी कल आ सकते हो? कल आने का मतलब मुझे फ्लाइट से जाना होगा। तो मैंने उनसे पूछा कि वो कब आ रहे हैं बॉम्बे? अगर एक दो दिन रुक सकते हो तो मैं बॉम्बे में ही मिल लेता हूँ, नहीं तो अगर अर्जेंसी है तो तुरंत आता हूँ। मतलब दोनों ही ऑप्शन मैंने रख दिए। तो उन्होंने शेखर कपूर से बात की, तो उनका शेखर ने कहा कि 2 दिन, परसों तो जाना ही है मुझे, बोल दो उनको मैं परसों आ रहा हूँ। वो उन दोनों एक सीरियल कर रहे थे, उपन्यास नाम का, तो कमालिस्तान में शूटिंग कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि वो उनको गोविंद को कहना कि वो कमालिस्तान में आ जाएं, मैं वहाँ शूटिंग कर रहा हूँ परसों लंच टाइम में। तो मैं खुश हो गया, उस दुविधा से निकल आया कि फ़्लाइट से जाना पड़ जाएगा। तो मैं 2 दिन के बाद मिला उनसे, और मैंने कुछ तैयारी की थी। तैयारी ये थी कि मतलब इस सोच के साथ जब मैं बॉम्बे आया तो मुझे ये बहुत क्लियर था कि जिन लोगों ने थिएटर मेरा देखा है सिर्फ वो ही जानते हैं कि मैंने क्या काम किया या किस लेवल का काम किया। बॉम्बे में तो कोई नहीं जानता मुझे, क्योंकि बॉम्बे में मैंने इस तरह की कभी उस तरह के प्लेस की नहीं, परफॉर्मेंस हुई नहीं मेरी हमारे नाटकों की। तो बॉम्बे में तो कोई नहीं जानता, तो उनको बताने के लिए कुछ तो चाहिए मेरे पास। तो मैंने एक एल्बम बनाया था, तकरीबन 4 किलो का वजन था उसका। तस्वीरें बहुत सारी आपके थिएटर तो जो थिएटर मैंने किया था उसके क्लोजअप्स वगैरह, जिससे मालूम पड़े कि कुछ इम्पोर्टेंट काम किया है। तो और लकीली ऐसा हुआ है कि जिसके सामने मैंने वो अपना एल्बम खोला है, उसने काम दिया ही दिया। तो वो मैं लेके गया शेखर जी के सामने और उनको दिखाया, तो बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा कमाल है यार, मैंने इतना नहीं सोचा था। तो आप हमारी फिल्म बैंडेड क्वीन का खलनायक का किरदार करोगे क्या?
ऐसे उनको अपनी मॉडेस्टी के साथ पूछा उन्होंने, क्योंकि सर क्या बात कर रहे हो, पूछ रहे हो और इस तरह से उन्होंने मुझे ठाकुर वाला विलन का किरदार दिया उस फिल्म का। तो ये हुआ परिवर्तन की शूटिंग के दौरान। और जैसे ये हुआ, इसकी शूटिंग कुछ दिन हुई, तभी मुझे प्रेम ग्रंथ का भी कॉल आ गया, क्योंकि ये जो जब वहाँ शूटिंग कर रहा था तो कुछ नाम मेरा वापस आया वहाँ से, वहाँ पता लगा कि कोई ये RK बैनर वाले ऋषि कपूर और रणधीर कपूर, इनको 1 साल हो गया था अपनी फिल्म की शूटिंग के करते हुए, और ये इनका इरादा था कि इसका जो विलन हो कोई नया एक्टर हो, थोड़ा फिल्म में भी फ्रेशनेस आएगी, और जैसा कि उनका शुरू से रहा भी है, नए नए एक्टर्स को चांस देते रहे। तो उन्होंने मेरे बारे में सुना कि शेखर कपूर वहाँ कोई फिल्म कर रहे हैं और उसमें जो विलन का किरदार कर रहा है वो अच्छा है वो लड़का। तो वहाँ से उन्होंने शेखर कपूर को फ़ोन किया होगा, शेखर कपूर को फ़ोन किया, शेखर कपूर ने बहुत अच्छा बताया मेरे बारे में, फिर उन्होंने कुछ वहाँ की क्लिपिंग्स वगैरह मंगाई, वो सब देखी और मुझे वहाँ से कॉल आ गया। तो बैंडेड क्वीन करते हुए फिर मुझे प्रेम ग्रंथ मिली, और प्रेम ग्रंथ की शूटिंग, या ये कहना चाहिए कि प्रेम ग्रंथ जब जिस हफ्ते में रिलीज़ हुई उसके अगले हफ्ते में 4 बड़ी कमर्शियल फिल्में मैंने साइन की। मतलब ठाकुर समय के हिसाब से नहीं चल रहा था, समय ठाकुर के हिसाब से चल रहा था। क्या डायलॉग बोल दिया आपने मेरा। आप बोल के बताइए ना, आप बोल के बताइए एक बार। अरे वो तो बड़ा, प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, बहुत ही कमाल का डायलॉग है वो, संघर्षमय है वो। हाँ, ये फिल्म विरासत की बात कर रहे हो आप, उसमें अमरीश पुरी के छोटे भाई का किरदार किया कितना था। कमाल का वो एक डायलॉग जो है वो लोगों के दिमाग में फंसा हुआ है। अच्छा चलो बोलता हूँ उसका, अपने दर्शकों को बता दूँ। दृश्य ये है कि अमरीश पुरी के छोटे भाई का किरदार मैं कर रहा हूँ, और पंचायत जुड़ी हुई है जिसमें मेरी शिकायत की गई है, और चूँकि मैं चल नहीं सकता, बोल नहीं सकता, हाथ टेढ़ा है, मुंह टेढ़ा है, तो मुझे उठा के लाया जाता है पालकी पर, और दिमाग मेरा बहुत ही शैतान का है, हर समय कुछ नेगेटिव करता है, हर समय कुछ नेगेटिव सोचता है। तो उसको काफ़ी लेट लेके आया जाता है, काफ़ी लेट आता है, तो अमरीश पुरी साहब खूब डांटते हैं, वहाँ अनिल कपूर भी हैं, और सब पूरी पंचायत बैठी है, उन सब के सामने डांटते हैं मुझे। ये कोई तरीका है? पूरा गांव बैठा हुआ है, पूरी पंचायत बैठी हुई है, लेट आते हो, ये वो खूब। तब ये एक डायलॉग बोलता है, क्योंकि बोल नहीं सकता, बहुत ही मेहनत करके और बहुत ही परेशानियों में, वो एक सेंटेंस बोलता है। सेंटेंस ये है कि ठाकुर वक्त के हिसाब से नहीं चलता, वक्त ठाकुर के हिसाब से चलता है। तो जिस तरह से बोलता है मैं बता देता हूँ थोड़ा। उसका ना हाथ टेढ़ा है, ये लकवा मारा हुआ है, मुंह टेढ़ा है, और शैतानी दिमाग है, तो हंसता है फिर। ठाकुर वक्त के हिसाब से नहीं चलते, वक्त ठाकुर के हिसाब से चलता है। इस तरह से आपको देखते हुए एकदम ऐसा लगने लगा कि ये है अभिनय, पास से देखने का एकदम, मैं सच बता रहा हूँ कि मेरा अनुभव ही बिल्कुल अलग था। पर्दे पर देखा कई बार, लेकिन अभी जब देखा तो ऐसा लगा आप उस किरदार में अभी भी एकदम से चले गए। वाह। अब क्योंकि चर्चा को अंतिम दौर में ले जा रहे हैं, तो रैपिड फायर कुछ चीजें छूट ना जाए, इसलिए फटाफट कुछ चीजें। ब्लैक लिस्टेड लोगों की लिस्ट लंबी हुई, कम हुई, या बाद में आपने फिर छोड़ना शुरू कर दिया कि छोड़ो अब चलता है, क्योंकि इतना अनुभव देख लिया, इतना करियर देख लिया है, माफ भी करो, चलता रहे? तो माफ इस तरह से कर दिया कि ठीक है, अब
मिलते हैं, नमस्ते नमस्ते, बस दैट्स इट। ब्लैक लिस्ट की जो जैसे 4-5 लोग थे वो वही हैं, बढ़े नहीं, और वो एज इट इज़ रहे। कभी उनके साथ में कोई ऐसी अंतरंगता या कभी मैंने कभी कनेक्ट करने की कोशिश नहीं की, ना उन्होंने की। ये एक ही है मसला बस ही और तो कोई नहीं है। और कोई नहीं है। हम बहुत आनंद में रहे, हम बहुत हमने अचीव किया। दोस्त ज्यादा हैं आपके? सभी दोस्त हैं सभी वैसे दोस्त तो हैं। किसी से नाराजगी नहीं है हाँ, आपकी? नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, अब मुझे बताएं कुछ कोई ऐसे किस्से जो आज भी जीवन में आपको कोट करने में बार बार लगता हो कि हाँ, फिल्म के दौरान, जैसे चाहे सत्या का हो या कुछ हो, कई बार दर्शक जो है वो आपका इतना लंबा करियर है उसको लेके बैठूंगा तो पूरा दिन मुझे आपके किस्से सुनने पड़ेंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कुछ एक ऐसे यादगार किस्से जो आपके दिल के बड़े करीब हो वो जरूर साझा करें। आपको भी छांटना पड़ेगा ढेर में से। हाँ, मतलब सोच रहा जैसे सत्या के दौरान। सत्या के दौरान मतलब जो मैंने जो मुझे अच्छा भी लगा और जो जिसने मुझे सिखाया भी और जिसने मेरी परफॉर्मेंस लेवल को बढ़ाया भी, वो राम गोपाल वर्मा का तरीका। जैसे कल जो सीन है, वो सीन हमको ऐसे फ़ोन पर बता दिया जाता था कि ये सीन है। और उनका तरीका था कि नेक्स्ट डे जब आप मेकअप के साथ तैयार हो जाएं तो वो आपके कमरे में आते और पूछते थे क्या सोचा, अपने कैरेक्टर के बारे में क्या सोचा, इस सिचुएशन में, इस पर्टिकुलर सीन में वो कैसे बिहेव करेगा। तो चूंकि उनका तरीका मुझे मालूम था, तो रात को जो मुझे सीन बताया गया उस हिसाब से मैं अपना दिमाग चालू करता था और बहुत सारी ऑप्शंस के साथ कुछ निष्कर्ष निकल आते थे और कुछ मेंटल प्रिपरेशन हो जाया करती थी, तो वो उनको मैं बताता था। और उनमें से कुछ एक चीज़ें बहुत क्या बात है, क्या बढ़िया सोचा, चलो करके दिखाओ, और वहीं उनको डायलॉग बोल के वहाँ चल फिर के थोड़ा सा ऐसे बता दिया। उसी में से वो सिलेक्ट करके और उसमें जो भी करेक्शन करनी है वो करके करेक्ट आ जाओ। और वो इस तरह से हम सेट पर जाने से पहले इस तरह की प्रिपरेशन करते थे। बाद में ये हुआ कि ये प्रिपरेशन मेरा उसका हिस्सा ही बन गया करियर का। ये चीज़ सीख लिया आपने? मतलब बहुत सिखाया। यही चीज़ मैंने शेखर कपूर से सीखी। शेखर कपूर का तरीका यही था, लेकिन उनका तरीका थोड़ा डिफरेंट था। जैसे हम चंबल में दिन भर धूप में खूब काम कर रहे हैं और 6 बजे के आसपास जैसे सूर्यास्त हुआ, हमारी शूटिंग पैकअप हुई, वापस आए और अनाउंसमेंट हो गया कि ये सीन हम करने वाले हैं कल, डिनर के बाद 1.5 घंटे के लिए मिलेंगे। तो जैसे डिनर 9:30 बजे तक ख़त्म हुआ, 10 बजे मिले, 10 से 11:30 तक उसकी रिहर्सल करते थे उन सभी एक्टर्स के साथ जो कल उसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं, और रिहर्सल करा के एक मोटा खाका तैयार करके और फिर उनमें से जो खास वो उनको चाहिए होता था वो उनको बता देते थे एक्टर्स को कि मुझे इसमें ये खास चाहिए, मुझे इसमें ये खास चाहिए, ये खास चाहिए, कल सोच के आना। और इस तरह से वो हमारे दिमाग को कुरेद देते थे और हम फिर कमरे में आके अपनी तैयारी कर रहे हैं, वो डायलॉग को जिस तरह से बोल रहे हैं या कुछ डायलॉग्स ऐड कर रहे हैं। इम्प्रोवाइजेशन को हमेशा उन्होंने स्वागत किया। आपने कई सारे लोगों का नाम तो ले लिया है, कई अब ये समझ में भी आ गया कि कौन कौन लोग इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन फिर भी आज आप किन लोगों को बहुत याद करते हैं और लगता है कि शुरुआती दौर में इन्होंने मदद नहीं की होती तो बात नहीं बनती? वही नाम बता रहा हूँ जी। शेखर कपूर, राम गोपाल वर्मा। अब जो एक सीन जिसका जिक्र हम शायद कर रहे थे, जहाँ वो ये भाऊ आता है, भाऊ बुलाता है मनोज वाजपेयी को जी, और उनका खूब स्वागत होता है और खूब स्वागत करता है, फिर उसको ड्रिंक खुद बनाने के लिए जाता है और अचानक मुड़ के उसको शूट कर देता है। ये पूरा सीन इम्प्रोवाइज्ड सीन था। हम सुबह इंतज़ार कर रहे हैं कि वो अभी आएंगे, सीन बताएंगे, रात को नहीं बताया, सीन बताएंगे, आए नहीं सीन, आए ना सीन। तो हम बहुत टेंशन में आ गए कि बिना प्रिपरेशन के सेट पर कैसे जाएंगे।
फिर काफ़ी लेट वो आए, वो खुद आए, बोले कि वो कुछ लिखा नहीं है, गया है सीन, कुछ इम्प्रोवाइज़ करना है। इम्प्रोवाइजेशन इस तरह से रहेगा, मतलब थोड़ा थोड़ा उन्होंने लाइन बताई कि ऐसे ऐसे वहाँ कुछ दिखना चाहिए, और फाइनली एक सेंटेंस उन्होंने दिया था, वो जो आप बता रहे थे जी। कि क्या था, भाऊ के किरदार में। भाव के कहते कि माँ ने भी हमको कभी ना नहीं बोला, और ये साला, मतलब उसको मर्डर करने के बाद ये बोलना है। उनका पहली लाइन थी कि ये मालूम नहीं पड़ना चाहिए कि भाऊ मनोज वाजपेयी को मर्डर करने वाला है, और पूरा सीन क्रिएट करूं। तो हमने पूरा सीन क्रिएट किया। फिर उन्होंने कहा कि मालूम नहीं पड़ना चाहिए कि जो तुम्हारा मूवमेंट है वो उसको मर्डर करने के इरादे से पिस्तौल उठा के शूट करने वाला है। तो इस तरह से उसको इम्प्रोवाइज किया कि मैं तेरे लिए ड्रिंक बनाता हूँ और मैं जा रहा हूँ कैजुअल हाँ, कैजुअल में पूरा सीन वो आता है, हम स्वागत करते हैं उसको, मैं माला वो हमको माला पहनाता है और हम उसको बिठाते हैं, खूब खुशी है, खुशी जाहिर करता है, और फिर उसी खुशी के जाहिर करते हुए वो ड्रिंक करने जाता है, और जैसे टर्न करता है तो हाथ में पिस्टल और फड़ाक से। कभी माँ भी मेरे को ना नहीं बोला, और ये साला इलेक्शन का इंतजार कर रहा था, मैं हटाओ इसको इधर से, ये उसको बोलता है। तो पूरा सीन इतना क्रूशल सीन है फिल्म का, और वो सब एक्टर्स को ऊपर छोड़ दिया उन्होंने। चलिए फाइनली मुझे ये बताइए कि काफ़ी सारे डायरेक्टर्स हैं, आपने शेखर कपूर जी, राम, आपका फेवरेट एक्टर कौन रहा, मतलब जिसको आपने आदर्श के तौर पर देखा हो, या जिसको देख के जब आपने एक्टिंग सीखना समझना शुरू कर दिया आपको लगा ये होता है एक्टर? दिलीप साहब, उनको मैंने गुरु माना। उनकी फिल्में देख देख के मैं मतलब ये निष्कर्ष निकला था कि जो लेवल इनका है, जो कैरेक्टर बनाने का जो सिस्टम इनका है, जो तरीका है, जो जितने एक तो बहुत रियलिज्म के बहुत नज़दीक है, बहुत रियलिस्टिकली बोलते हैं और इमोशंस के साथ बोलते हैं। उनकी डायलॉग डिलीवरी बहुत ही अलग तरह की है, उनके वॉइस में इमोशंस हैं, एक्सप्रेसिव वॉइस उनकी डायलॉग डिलीवरी इसलिए एक्सप्रेसिव होती है। बहुत सारी चीज़ें उनसे सीखी हैं मैंने, उनकी फिल्में देख देख के, उनको मैंने गुरु माना। तो डायरेक्टर जिनके साथ आपने काम किया उनका तो जिक्र किया, फिर भी ऐसा कुछ लगता है कि ये डायरेक्टर मुझे बहुत बढ़िया लगते हैं, इनका काम बहुत अच्छा लगता है, इनके साथ भी काम करने का मन रहा? ये लगभग ज़्यादातर के साथ तो आपको काम करने का अवसर मौका मिला। तो कौन कौन से आपके फेवरेट डायरेक्टर? मणिरत्नम के साथ एक मेरा दिल है कि उनके साथ काम करने का मौका मिले, क्योंकि वो आपको पसंद है, उनका काम बहुत पसंद है। उनकी हर फिल्म में हम देखिए कितनी मीनिंगफुल फिल्म्स होती हैं, और उनमें किरदार, उनमें काम करने वाले एक्टर्स के परफॉर्मेंस लेवल कितने बेहतरीन होते हैं। ऐसा कोई ख्वाब जो आपका बाकी हो, या आपको लगता हो कि नहीं अभी ये एक चीज़ रह गई, ये भी होना चाहिए थी? ख्वाब भी है, मेरी लाइफ के आगे की प्लानिंग भी है, और ईश्वर की कृपा रही तो वो भी होगा। क्योंकि मैंने बहुत ही फ़ख्र के साथ ये कहता हूँ कि मैंने ज़िंदगी में जो कुछ भी सोचा, जो कुछ भी प्लान किया, ईश्वर ने वो मुझे बना के दिया। जो जो मैंने सोचा, जो जो इच्छा मैंने व्यक्त की, जो जो जिस इच्छा से मैं आगे बढ़ा, वो इच्छा मेरी ईश्वर ने पूरी की है। मैंने लगभग हर 10 आगे दशक को मैंने प्लान किया है अपनी लाइफ में। मतलब 14 साल की उम्र से ही एक दशक मैंने प्लान किया था कि मुझे ग्रेजुएशन करनी है, जब 8वीं क्लास में था, कि 10 साल के बाद मुझे इस स्थिति में आना है। उसके बाद अगले 10 साल जब मैं NSD में पढ़ गया, तो अगले 10 साल मुझे अपने आप को अपने बेहतरीन एक्टर साबित करने के लिए मैंने 10 साल लगाए, जो मैंने 11 साल रेपेटरी कंपनी में लगाए। उसके अगले दशक तक मुझे कितना अचीवमेंट होना चाहिए वो मैंने प्लान किया, वो मुझे मिला। उसके अगले दशक में जो प्लान मैंने किया वो मुझे मिला। इससे ज़्यादा क्या चाहिए? अगले दशक का क्या प्लान कर रखा है वो बताइए? अगले दशक का प्लान ये है कि एक बड़ा सा इंस्टीट्यूट खड़ा करना है, एक्टिंग एक्टिंग का, थिएटर का, हर
थिएटर और थिएटर से जुड़ी हर तरह जितनी की भी विधा, विधाएं हैं। उसमें एक्टिंग भी है, उसमें डायरेक्शन भी है, उसमें क्लासिकल म्यूज़िक भी है। सो एक बड़ा इंस्टीट्यूट खड़ा करना है और वो मुझे अपने मध्य प्रदेश में करना है। अपने मध्य प्रदेश के अपने लोगों के बीच में जो कुछ भी मैंने सीखा है, जो भी एक कुछ फाइनल डिटेल्स किसी पर्टिकुलर, जैसे एक्टिंग की बात कर रहा हूँ मैं अगर, या म्यूज़िक के बारे में जो मेरी जानकारियाँ हैं, मैं चाहता हूँ कि वो सब बांट के जाऊँ। अपनी अंतिम सांसें अपने लोगों के बीच में लेना चाहता हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स हों, उनके बीच में हम बाय बाय करें इस दुनिया को। तो आपके क्योंकि हर 10 साल का प्रोजेक्ट और सपने पूरे हुए हैं, तो निश्चित ही ये वाला भी पूरा होगा ही होगा। इसकी बहुत सारी शुभकामनाएं आपको, बहुत मुबारकबाद पहले से। चलते चलते जैसा आपने कई लोगों को याद किया है, मैं ये भी जानता हूं कि अनुपम खेर जी ने आपकी शुरुआती दौर में मदद करी, लोगों से मिलवाया, आपको कुछ पैसे वैसे की भी मदद अगर कभी पड़ी तो शुरुआती दौर में की। ऐसे किन किन लोगों को याद करना चाहेंगे कि आपकी मदद जो है बेसिकली पर्सनल लेवल पर आपके करियर में लोगों ने की, मैं इनको याद करना चाहता हूँ। एक अनुपम खेर हैं, दूसरे फिल्म इंडस्ट्री से और दूसरा कोई नहीं है। बाकी मेरे एक मित्र हैं राजीव जैन, उनका बहुत सपोर्ट रहा। वो मुंबई थे उस समय? दिल्ली में ही रहते हैं। जी जी, नजफगढ़ में रहते हैं। उनका बहुत सपोर्ट रहा, एक ताकत थी मेरे पास, मतलब किसी तरह का डर नहीं था कि अगर ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा। वो एक बड़ी ताकत बन के खड़े हुए थे हमारे साथ। और इनसे मित्रता आपकी कहाँ पर हुई थी? इनकी मित्रता हुई थी मेरी सागर में। अच्छा, जैन साहब सागर से ही हैं? सागर से नहीं है, हाँ। आए थे वो सागर। अच्छा। और मेरा सुन के वो मुझसे मिले थे, और वहाँ से ऐसे तार जुड़े कि मतलब ये बात है सन 78 की, जब मैं NSD ख़त्म कर रहा था जी, तब की बात है। तब से ऐसे तार जुड़े हैं, बिल्कुल अंतरंगता इतनी ज़्यादा है, फैमिली जैसी है। मैंने जैसा शुरुआत में कहा था कि आपकी लाइफ एक किताब की तरह, और सच पूछूं, मैं चाहता हूं कि बहुत जल्दी सारे पन्ने पढ़ लूं, लेकिन समय की एक सीमा कार्यक्रम की होती है। आज आपसे बात करके बहुत आनंद आया, क्योंकि काफ़ी कुछ सीखने को मिला। ऐसा लग रहा है कि मैं इस इंटरव्यू से सिर्फ एक औपचारिक बात करके नहीं जा रहा हूँ, कुछ लेकर जा रहा हूँ, आपके जीवन की एक खुशबू लेकर जा रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। मैं अपने दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, उनके प्रति अपना आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। मैं अपनी कृतज्ञता उनकी तरफ मैं व्यक्त करना चाहता हूँ, जिन्होंने पिछले 32 सालों से मेरे काम को देखा, मेरी फिल्मों को देखा, मेरे चरित्रों को देखा और दिल से अप्रिशिएट किया, मेरे काम को रिकॉग्नाइज किया। और मैं ऐसा मानता हूँ कि उसकी वजह से जो आपने प्यार मेरी तरफ उंडेला है, जो सम्मान आपने मुझे दिया है, मेरे एक्टर की ज़िंदगी में एक एक्टर के तौर पर अगर ज़िंदा हूँ तो उसे प्यार, उसी मोहब्बत की वजह से ज़िंदा हूँ। मेरे एक्टर की सांसें हैं आपका प्यार, आपका ये सम्मान बनाए रखें। जब तक आपका ये सम्मान रहेगा मैं ज़िंदा रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। खूब काम करें, आपका खूब अच्छा काम हमको खूब देखने को मिले। गुफ्तगू में आज हमने बातचीत की बेमिसाल एक्टर गोविंद नामदेव से, उनकी ज़िंदगी के कई पन्नों को पढ़ने की कोशिश की, लेकिन मैं जानता हूं कि बहुत थोड़ा सा कुछ आ पाया होगा। इतना लंबा जीवन, इतना लंबा संघर्ष। आज के लिए इतना ही। अगले हफ्ते एक नई शख्सियत से मुलाकात करेंगे। आदाब।